एमसी मुजिन स्क्वाड लीडर चिल्ड बॉय से लड़ रहा होता है और वह उसके साथ बिल्कुल बच्चे की तरह खेल रहा होता है। बीच में हवा में ही अटैक डॉज कर देता है। इससे चिल्ड बॉय और भी इरिटेट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि एमसी उससे मर्द की तरह लड़ाई करे। फिर एमसी नीचे लैंड होता है और अपनी 100 किलो की तलवार ऐसे उठा लेता है जैसे वह कुछ भी न हो। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। मुजिन तुरंत अपनी तलवार को पीछे खींच लेता है और इतनी जोर से चिल्ड बॉय के ब्लेड पर वार करता है कि उसकी तलवार पीछे उड़ जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह चिल्ड बॉय के चेहरे पर इतना जोर का मुक्का मारता है कि उसकी नाक लगभग चिपक जाती है और उसे जमीन पर जोर से फेंक देता है। बाकी सब लोग शॉक में हैं क्योंकि एमसी कभी इतना स्ट्रांग नहीं था। यह समझने के लिए कि एमसी एक स्क्वाड लीडर को ऐसे कैसे हरा रहा है, हमें कहानी की शुरुआत पर जाना पड़ेगा। एमसी, जिसे डिवाइन डीमन के नाम से जाना जाता है, एक बहुत शक्तिशाली तलवारकार था जो बदले की जलन में 9 पावरफुल सेक्ट लीडर्स का सामना करता है। उसके जबरदस्त और डरावने तलवार चलाने के स्किल्स उसे सेक्ट लीडर्स के बराबर ला देते हैं। वह उन्हें इतनी प्रिसीजन से काट देता है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर कैसे रहा है। पता चलता है कि वह एक एक करके सबको मार रहा है और आखिर वे लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एमसी एक इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। उनमें से एक जो अभी भी खड़ा होता है एमसी को नीचे दबाकर उसके सीने में तलवार घुसा देता है, पर एमसी फिर भी बच निकलता है और सबको दूसरी दुनिया में भेज देता है और अपना नाम डिवाइन डीमन के रूप में पुख्ता कर देता है जब वह मरने ही वाला होता है। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है और उसे सुकून मिलता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। उसे याद आता है जब वह मरिम में ट्रबल मेकर था और 3 लड़कों ने उसे घेर लिया था। अंत में उसे उसके मास्टर ने बचाया जिन्होंने उसे ट्रेन किया, पर आखिर में वह तलवार के साथ ही जिंदगी जीकर तलवार के साथ ही मर गया। लेफ्ट और राइट लोगों को मारते हुए वह सोचता है कि क्या जिंदगी बस इसी काम के लिए थी, और उसी पल उसे अपनी मर चुकी पत्नी याद आती है। जिंदगी के सबसे अच्छे पल वही थे जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए, पर वह भी उससे छीन लिए गए। आंखों में आंसू लेकर वह सोचता है कि उसकी जिंदगी का असली मतलब क्या है, और आखिर में वह अपनी आंखें बंद करता है और मौत आ जाती है। अचानक वह आसपास लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है। वह समझता है कि शायद वह नरक में आ गया है। जब वह आंखें खोलता है और देखता है कि एक इरिटेटिंग ग्रुप उसके सामने खड़ा उससे बकवास कर रहा है। एमसी बिल्कुल कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके पास 2 बच्चे खड़े हैं और छोटा लड़का अपने बड़े भाई का बचाव कर रहा है। वह कहता है कि जब उसका भाई अभी जिंदा है तो वे लोग क्लैन का मार्शल आर्ट्स किसी को नहीं दे सकते। वह ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार्शल आर्ट्स उनके फ्लेम हवा क्लैन में ही रहना चाहिए। जब एमसी अभी भी पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है, ऑपोजिशन का लीडर प्रपोज करता है कि एक डील करते हैं ताकि सबकी टेंशन दूर हो जाए। वह एमसी को हुआ मुजिन बुलाता है और कहता है कि वह पैसे देने को रेडी है क्योंकि उनका क्लैन बिल्कुल गरीब है। बदले में मुजिन अपने क्लैन का मार्शल आर्ट्स दांव पर रखेगा और इसके लिए दोनों एक ड्यूएल लड़ेंगे। जिसने जीत हासिल की सब कुछ उसका। छोटा लड़का यह सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसका बड़ा भाई एमसी मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल बेकार है। एमसी इतने शोरगुल से थक चुका है और वह मजबूरन पूछता है कि ये लोग कौन सा मुजिन बुला रहे हैं, क्योंकि वह तो बिल्कुल कोई और इंसान है। उसे यकीन है कि वह कोई मुजिन नहीं है। उसके सो कॉल्ड छोटे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो। उसका राइवल भी मजबूरन पूछता है कि उसने क्या बोला, और एमसी बोलता है कि वह तो डिवाइन डीमन के नाम से जाना जाता है। पर राइवल हंस पड़ता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुजिन उसे किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड बुलाए। वह इरिटेटिंग आदमी चांगदो बो होता है, चांगवाब मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा। मुजिन के सिबलिंग्स परेशान हैं, उन्हें लगता है कि वह फिर पागलपन की बातें कर रहा है। चियोनक्वा मर्चेंट ग्रुप का मास्टर बु चोयोन भी क्लैन का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि उनका क्लैन तो खत्म हो गया है क्योंकि बड़ा बेटा मेंटल स्टेट में ठीक नहीं। मुजिन खामोश रहता है, समझने की कोशिश करता है कि असली में क्या हो रहा है। जब वह कुछ नहीं बोलता, डू बियो समझ लेता है कि उसने ड्यूएल एक्सेप्ट कर लिया और बताता है कि ड्यूएल अगले महीने बायोन पेविलियन में होगा। डूबो मुजिन को याद दिलाता है कि यह डील मार्शल आर्ट्स कोड के तहत हुई है और इसे तोड़ने पर भारी नुकसान होगा। ग्रुप के जाने के बाद मुजिन के सो कॉल्ड सिबलिंग्स उसके पास आते हैं। वह पूछते हैं कि अब वह क्या करेगा क्योंकि उस पर जबरदस्ती ड्यूएल थोपा गया है, और सबसे बड़ी बात, मुजिन ने तो जिंदगी में तलवार तक नहीं घुमाई। मुजिन जोर से हंस पड़ता है यह सुनकर, क्योंकि उसके लिए तलवार चलाना ही उसकी सांस, उसकी जिंदगी थी। वह अपनी इनर एनर्जी को एक्सेस करके ऑरा फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उसे शॉक लगता है कि उसकी एनर्जी तो गायब है, बिल्कुल जीरो, एक बूंद भी नहीं बची। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है जब वह महसूस करता है कि उसका नया शरीर बहुत कमजोर और फ्रेजाइल है। उसकी बहन रो पड़ती है और मुजिन से कहती है कि होश में आओ। छोटी लड़की गुस्से में मुजिन को ट्रैश बोल देती है और कहती है कि मर्चेंट ग्रुप उनके ऊपर चलकर चला जाता है और वह कुछ नहीं करता। उसका भाई उसे डांटता है कि भाई के बारे में ऐसे मत बोलो और कहता है कि सॉरी बोलो, पर वह मना कर देती है। वह मुजिन को उनके पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है और यह बोलकर रोती हुई भाग जाती है। छोटा लड़का बहन की तरफ से माफी मांगता है, कहता है कि कभी कभी गुस्से में वह कंट्रोल खो देती है, और यह कहकर वह भी चला जाता है। मुजिन बिल्कुल परेशान है, उसे यकीन नहीं होता कि अब बच्चे भी उससे नफरत करते हैं और उसे पागल समझते हैं। वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे याद आखिरी बात यही है कि वह सेक्ट लीडर्स को बिना दया के काट रहा था।
मुजिन को लगता है कि उसका शांत मौत मर जाना चाहिए था, पर अब वह खुद को एक अजीब से शरीर में फंसा हुआ पाता है। वह फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर गिर पड़ता है और सोचता है कि ये बच्चे कौन हैं। तभी एक अजीब आदमी जो उसका असिस्टेंट होता है भागता हुआ उसके पास आता है। वह पूछता है कि मुजिन इतने कमजोर शरीर के साथ बाहर क्यों निकला। वह कहता है कि वह उसकी चिंता कर रहा था, पर मुजिन सीधा बोल देता है कि यह आदमी कौन है क्योंकि वह उसे जानता ही नहीं। वह आदमी मजाक यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह सोचता है कि शायद मुजिन को फिर मैडनेस का अटैक आया है और उसे एमनीजिया हो गया। इसलिए वह फैसला करता है कि उसे पूरी कहानी फिर से समझाए। मसक बताता है कि हुआ मुजिन एक टाइम पर एक टैलेंटेड और मशहूर बच्चा था जिसे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, और 23 साल की उम्र तक वह क्लैन का लीडर बन गया था। मसक थक गया है यह स्टोरी दोबारा बताते बताते क्योंकि वह यह 6000 बार सुन चुका है। मुजिन को नहीं लगता कि वह कभी प्रॉमिसिंग था क्योंकि उसका एनर्जी कोर तो बकवास है। उसके अलावा वह जानना चाहता है कि यह मैडनेस वाली बात क्या है। मसक फिर उसे यह भी बताने का फैसला करता है। 17 साल पहले मुजिन और डोबो के बीच एक अनऑफिशियल ड्यूएल हुआ था जहां दोनों ने प्रॉमिस किया था कि इनर एनर्जी यूज नहीं करेंगे। उस वक्त मुजिन 6 साल का था और डोबो 9 साल का, और दोनों बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई। पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, डोबो ने उनकी डील तोड़ दी और मुजिन पर इनर एनर्जी से भरा हुआ एक पंच मार दिया। मुजिन डिसअपॉइंटिंग होकर डोबो से पूछता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ सीधी फिस्ट फाइट करेंगे, फिर उसने 7 वुंड फिस्ट टेक्निक क्यों यूज की। डोबो उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि यह टेक्निक कॉन्ग डोंग सेक्ट से पास डाउन हुई है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स कोई मजाक नहीं होते। डोबो बताता है कि उसने यह टेक्निक पहले अपने बड़े भाई पर टेस्ट की थी जो ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, और उसका भाई बेड पर ही पड़ गया था। ये देखकर वह खुश हुआ और एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि ये टेक्निक मुजिन पे क्या करेगी। और अब पूरा क्लैन सोचता है कि मुजिन पागल इसलिए हुआ क्योंकि 7 वुंड फिस्ट ने उसका दिमाग हिला दिया। मुजिन गुस्से से भर जाता है, डोबो ने ही उसे यूजलेस बनाया और अब वह उससे डुएल मांग रहा है। मुजिन सॉक से पूछता है कि जब डोबो ने उसे इंजर्ड किया था तब उन्होंने डोबो को कैसे हैंडल किया था। सॉक बताता है कि फाइनल फैसला मुजिन के फादर ने दिया था। डोबो उनका कजिन भी था और साथ ही चांगवांग मर्चेंट ग्रुप का बेटा जो सेंट्रल प्लेन्स के टॉप 10 ग्रुप्स में आता था। डोबो ने गलती की, फिर भी मुजिन के फादर ने उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। मुजिन को यकीन नहीं होता कि कोई आदमी इतना यूजलेस हो सकता है कि अपने बेटे को बर्बाद करने वाले को माफ कर दे। मुजिन कंक्लूड करता है कि यह क्लैन तो पूरा ट्रैश है। फिर वह सॉक से पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। सॉक बताता है कि मुजिन की कंडीशन धीरे धीरे और खराब होती गई। इसे ठीक करने के चक्कर में उनके फादर कर्ज में डूब गए। 9 साल पहले उनकी माँ भी बीमारी से मर गई और 3 साल बाद उनके फादर भी मर गए। मुजिन पर सब इल्जाम आ गया कि उसने ही पेरेंट्स को मार दिया और क्लैन को तबाह कर दिया। क्लैन की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई और सिबलिंग्स मुश्किल में पड़ गए। अब सिर्फ कर्जे, 2 लॉयल रिटेनर्स और कुछ मार्शल आर्टिस्ट बचे हैं। उसके पास एक छोटा भाई ग्वाडोजन और एक बहन हुआ सोयोन भी है। अब मुजिन को समझ आता है कि सोयोन उसे पेरेंट्स की मौत के लिए क्यों ब्लेम करती है। उस रात वह पुराने ओनर की हिस्ट्री बुक्स पढ़कर देखने लगता है और उसे बहुत कुछ पता चलता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके सेक्ट लीडर्स को मारे हुए 30 साल हो चुके हैं और अब वह एक पागल आदमी के बॉडी में रह रहा है जिसका एनर्जी कोर बिल्कुल नहीं है। पर एमसी को अपनी पिछली जिंदगी का कोई पछतावा नहीं, तो वह डिसाइड करता है कि अब वह हुआ मुजिन की तरह जिएगा और इन बेचारे बच्चों की मदद करेगा। लेकिन वह जानता है कि चंगवा मर्चेंट ग्रुप उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने ही ये बॉडी बर्बाद की और पूरा क्लैन भी। सबसे पहला स्टेप अगले महीने जो डोबो के साथ ड्यूएल है उसकी तैयारी, क्योंकि ये बॉडी ट्रैश है। उसे बिल्कुल शुरुआत से इसे फिर से बनाना पड़ेगा। वह मेडिटेशन करने बैठता है और एक बिगिनर की तरह सब कुछ दोबारा शुरू करता है। उसे याद आता है कि पहली जिंदगी में भी कल्टीवेशन शुरू करना मुश्किल था, पर इस बॉडी में सब स्मूथ चल रहा है क्योंकि इस बॉडी की इनेट मार्शल एप्टीट्यूड क्रेजी स्ट्रांग है। मुजिन इस बॉडी की इनसेन एनर्जी को टैप करता है और उसे मैक्स तक एक्सप्लोर करता है। रूम में गोल्डन लाइट चमक उठती है। थोड़ी देर बाद सॉक और रिटेनर्स उसकी चीखने की आवाज सुनते हैं। वह दौड़कर रूम में घुसते हैं और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। एक रिटेनर मजाक में बोलता है कि शायद वह मर गया। वह मुजिन की पल्स चेक करता है और रियलाइज होता है कि पल्स पहले से स्ट्रांग है। तभी मुजिन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि एनर्जी कोर बनाने की कोशिश करने पर उसके शरीर को इतना दर्द क्यों हो रहा है। रिटेनर कंफ्यूज है। मुजिन रिपीट करता है क्या उसके बॉडी की कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटेनर फाइनली बताता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हेवनली मार्शल बॉडी है, एक रेयर हीरोइक कॉन्स्टिट्यूशन जो स्वर्ग द्वारा चुना जाता है। मुजिन को एक और तेज वेव ऑफ पेन लगती है। उसे समझ आता है कि यह बॉडी डिमोनिक आर्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी एक अपराइट प्योर एनर्जी वाली बॉडी अगर डिमोनिक आर्ट्स ट्राई करेगी तो एक्सट्रीम दर्द होगा। मुजिन चिल्लाता है, सोचता है कि सारी बॉडीज में से उसे यही वाली ही मिलनी थी। वह कंक्लूड करता है कि उसकी सिचुएशन बहुत बुरी है। ड्यूएल सिर्फ 1 महीने में है। दर्द से पड़े हुए वह सॉक से पूछता है कि ये 2 आदमी कौन है। सॉक बताता है कि हरा कपड़ा पहना हुआ आदमी चीफ स्टूअर्ड डुबाइशियोन है और लाल कपड़ा पहना हुआ एल्डर जो ज्वानबोंग। नाम जो सुनते ही उसे कुछ पिछली यादें आती हैं, पर दर्द सब दबा देता है और वह बेहोशी में गिर जाता है। 3 दिन बाद फाइनली मुजिन उठता है, पर सॉक परेशान है कि वह अभी भी आराम नहीं कर रहा।
मुजिन कहता है कि वह अब थक गया है लेटे लेटे, उसे ड्यूअल की तैयारी करनी है। और वह सॉक से कहता है उसके लिए कुछ तलवारें ले आओ। सॉक मुश्किल से हंसने से रुकता है। क्लैन तो खाने के पैसे तक जोड़ रहा है और मुजिन तलवारें मांग रहा है। मुजिन पूछता है कि क्या घर में पैसे ही नहीं बचे। सॉक बताता है कि वह बुंगो सेक्ट से लोन ले रहे हैं जो अल्ट्रा हाई इंटरेस्ट पर काम करता है। इस वजह से क्लैन और ज्यादा कर्ज में डूब गया है। मुजिन को समझ आ जाता है कि अगर उसे क्लैन को बचाना है तो पैसे का मामला पहले सॉल्व करना होगा, पर फिर भी उसका मानना है कि थोड़ा और लोन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी डूब ही चुके हैं। सॉक इस बात से बहुत परेशान है, पर मुजिन उससे बोलता है कि चुप हो जाओ और 2 एल्डर्स को एक लेटर लिखो क्योंकि वह वॉक पे जा रहा है। जब एल्डर्स को पता चलता है वे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुजिन बंगो सेक्ट जा रहा है, एक डेंजरस जगह। जल्द ही मुजिन और सॉक बंगो सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। मुजिन बड़े बॉडीगार्ड से कहता है अपने बॉस को बोलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बॉडीगार्ड कांग नोहो बोलता है कि अगर मुजिन को गैम्बल करना है तो सीधे अंदर चला जाए वरना बकवास न करे। मुजिन इंसिस्ट करता है कि कैंग उसे बॉस के पास ले चले, पर कैंग इरिटेट हो जाता है। सॉक तुरंत बीच में पड़ता है और बताता है कि मुजिन की तबीयत ठीक नहीं। दोनों में टेंशन बढ़ती जाती है। तभी वाइस मास्टर आ जाता है। सेक्ट का माजुंग वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। कैंग बताता है कि मुजिन उनके टॉप लीडर से मिलना चाहता है। माँ पूछता है कि क्यों। मुजिन कहता है कि उसे और लोन चाहिए। मैं बोलता है कि लोन लेने के लिए लीडर से मिलने की जरूरत नहीं, और वह दोनों को अंदर बुलाता है। मुजिन और सॉक वुडन ब्रिज पार करते हुए मैनर के अंदर जाते हैं आर्म्ड गार्ड्स के साथ। सॉक बहुत परेशान है, कहता है कि अभी भी वापस जा सकते हैं, पर मुजिन मना कर देता है कहकर कि अब बहुत आगे आ चुके हैं। सॉक बताता है कि एक बूढ़ी औरत ने सेक्ट लीडर को फाइट करते हुए देखा था और वह बहुत पावरफुल है। उन्होंने अपने ओपोनेंट को सेकंड्स में हरा दिया। उनकी किलिंग टेक्निक बहुत खतरनाक है। मुजिन पूछता है कि सॉक उसे ये सब क्यों बता रहा है। तभी एमए बीच में बोल पड़ता है। मैं कहता है कि सॉक समझदार है, वह जल्दी समझ गया कि क्या हो रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वह लोग केव के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं और देखते ही देखते उन्हें आर्म्ड सोर्ड्समैन घेर लेते हैं। मुजिन पूछता है कि क्या यह सब शुरू से ही माँ का प्लान था। मैं कंफर्म करता है कि हाँ, वह पब्लिक में उसे टच नहीं कर सकता था इसलिए यहाँ लाया, और कहता है कि वह उसे उसके पेरेंट्स की तरह फ्री पास नहीं देगा। सॉक पूरी ग्रुप से लड़ने की बजाय उनसे रिक्वेस्ट करता है मेरे मास्टर को मत मारो। मुजिन इरिटेट हो जाता है जब एमए उसके पेरेंट्स का जिक्र करता है क्योंकि उसके तो पेरेंट्स ही नहीं। फिर उसे याद आता है कि वह अब किसी और के बॉडी में है। मे ऑर्डर देता है मुजिन को सबक सिखाओ। एक ईगर सोर्ड्समैन ऑर्डर सुनते ही आगे बढ़ता है और मुजिन पर एक पंच फेंकता है। सॉक डर के मारे बेहोश होने वाला होता है, पर सरप्राइज, मुजिन उस पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है और सोर्ड्समैन की अंदर की बोन्स तोड़ देता है। वह आदमी दर्द से चीखता है, जमीन पर गिरकर कहता है कि मुजिन ने कोई चीप ट्रिक यूज की। मुजिन मजाक करता है, कहता है कि तेरे जैसे साइज का आदमी और इतनी सॉफ्ट हड्डियां। मुजिन समझ लेता है कि इस बॉडी में ब्रूट फोर्स नहीं चलने वाला, स्मार्टनेस से काम लेना पड़ेगा। मैं गुस्से में अपने लोगों को बोलता है इसको खत्म करो। एक सोर्ड्समैन सीधे तलवार लेकर उस पर चार्ज करता है, पर मुजिन आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है और पलटकर वार करता है। उसे समझ आ जाता है कि वह सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए उसे लगातार मूव करते रहना होगा। अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी का उपयोग करके वह अटैक डॉज करता है और एक जबरदस्त हेडबट मारकर उस आदमी का चेहरा क्रश कर देता है। वह आदमी चीखता हुआ पीछे गिर जाता है और तभी उसका साथी उसकी जगह आकर मुजिन को स्लैश करने की कोशिश करता है, पर मुजिन आसानी से स्ट्राइक डॉज कर लेता है। अटैकर एक और वार करता है, लेकिन मुजिन पीछे की तरफ जंप करता है और एक सॉलिड किक लगाकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। आर्म्ड मैन को समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। वे सब उसके साथ खिलौनों की तरह खेले जा रहे हैं और कुछ ही पल में सब घुटनों पर जमीन पर गिर जाते हैं। दूर से सॉक चिल्लाता है, पूछते हुए कि क्या उसका मास्टर ठीक है। मुजिन उसे डल हेड कहकर बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है। सॉक इतना शॉक्ड हो जाता है कि पूछ ही लेता है ये मार्शल आर्ट्स कहाँ सीखे। मुजिन कैजुअली बोलता है कि ये मार्शल आर्ट्स नहीं, स्ट्रीट ट्रिक्स हैं। सॉक और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि मुजिन कब स्ट्रीट पर घूमा था। मैं उन्हें बधाई देता है कि उन्होंने उसके आदमियों को इतनी आसानी से हरा दिया, पर बिना वार्निंग के वह एक जोरदार कॉइन अटैक सीधे मुजिन की तरफ फेंकता है। कॉइन सिर के बहुत पास से गुजरता है और उसका प्रेशर देखकर मुजिन शॉक्ड हो जाता है। मैं गुस्से में अपने मैन को बोलता है कि वे सब चले जाएं, अब वह खुद इससे निपटेगा। मुजिन हैरान होता है कि इतनी दुश्मनी क्यों, जब वह सिर्फ उनके बॉस से बात करना चाहता था। मैं घूरते हुए बोलता है कि उसका बॉस किसी ट्रैश इंसान से नहीं मिलता। मैं तलवार निकालता है और पूरे गुस्से से मुजिन की तरफ झपट पड़ता है, और तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मुजिन उसका पावरफुल स्ट्राइक 2 चॉपस्टिक्स से ब्लॉक कर देता है। एमा शॉक में रह जाता है। उसे क्या पता मुजिन के पास सिर्फ चॉपस्टिक्स ही थी क्योंकि तलवार खरीदने को पैसे नहीं थे। मुजिन और एमए के बीच घायल कर देने वाली फाइट शुरू हो जाती है, पर हर स्ट्राइक पर मुजिन ग्राउंड होल्ड करके इनक्रेडिबल मार्शल स्किल दिखाता है और एक पल में एमा का हाथ चॉपस्टिक से छेद दिया जाता है। मेरे को यकीन नहीं होता, वह पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी मुजिन ने ओपनिंग ढूंढ ली। मैं स्ट्रगल कर रहा है, पर मुजिन तो पूरी फाइट एंजॉय कर रहा है। वह माँ को बोलता है चॉपस्टिक्स को अंडर एस्टिमेट करेगा तो पछताएगा। माँ को पता ही नहीं चलता और वह चॉपस्टिक्स के सामने हिलता जा रहा है। वह हैरान है, उसे लगा था मुजिन एक बेकार लड़का है जिसे छी तक यूज करना नहीं आता। अब एमए सोचने लगता है
मुजिन इतने कम समय में इतना टेरिफाइंग कैसे बन गया। मुजिन चॉपस्टिक से उसकी बॉडी को पंक्चर करता रहता है और कहता रहता है कि माँ की स्किल्स बहुत ही घटिया हैं। मैं हार नहीं मानता। वह हवा में जंप करता है और अपनी अल्टीमेट मूव से मुजिन को खत्म करने का निशाना लेता है। पर इतना थ्रेटनिंग अटैक देखकर भी मुजिन के चेहरे पर कोई डर नहीं। वह आसानी से अटैक डॉज कर देता है, माँ को पूरा ओपन छोड़कर। पता रह जाता है कि यह हिडन पावर कब से उसके अंदर थी। मुजिन एक पावरफुल पंच उसकी बॉडी में घुसा देता है। माँ की बची खुची इज्जत भी टूट जाती है। अब माँ की बॉडी से डर साफ दिखने लगता है। मुजिन रिपीट करता है, मैंने सिर्फ लोन मांगा था। पर इस बार उसका चेहरा इतना खौफनाक होता है कि एमए का पसीना छूट जाए। पूरी धुलाई के बाद एमए मजबूरन बैठकर उससे बात करने लगता है। उसके गार्ड्स भी डर के मारे झुक जाते हैं। एमए कहता है, बताओ तुम्हें क्या जानना है। मुजिन पूछता है कि उनका सेक्ट बिना कोलैटरल के उनके फैमिली को लोन क्यों दे रहा है। उसे इस डील में दूर से ही कुछ साजिश नजर आ रही है। मैं झूठ बोलता है कि कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं, पर मुजिन उसके चेहरे से उसका डर पड़ सकता है। मुजिन फिर पूछता है और इस बार डर के साथ वार्न करता है कि गलत जवाब दिया तो नतीजा बुरा होगा। मैं फाइनली टूट जाता है और बताता है कि ऑर्डर्स चंगवा मर्चेंट ग्रुप से आए थे। मुजिन को बिल्कुल शौक नहीं होता, उसे पहले से शक था। मुजिन पूछता है कि चुंगवा ने उनसे किस तरह का डील किया है। मैं चुप रहता है तब तक जब तक मुजिन उसे वार्न नहीं करता कि मर भी गया तो मर्चेंट ग्रुप उसे याद नहीं रखेगा। मैं समझ जाता है और सब सच बता देता है। मर्चेंट ग्रुप ने ऑर्डर दिया था कि हुआ क्लैन को जितना लोन चाहिए दे दो, पर जानलेवा इंटरेस्ट पर। और बदले में जब हुआ क्लैन डूब जाएगा, बुंगो सेक्ट को उनकी जमीन मिल जाएगी। मुजिन को फाइनली समझ आ जाता है कोलैटरल तो पहले से फैमिली लैंड ही थी। मुजिन पूछता है 300 गोल्ड कॉइन्स एक साल में कितने बन जाएंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट देखकर बोलता है 5000 गोल्ड कॉइन्स। मुजिन को घिन होती है पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वह डील एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीरियस फेस से पूछता है उन्हें और किन प्रॉब्लम्स को क्लीन अप करना पड़ेगा। मैं कहता है कि एक प्रॉब्लम है, 4 मार्शल हेवंस का सोशल सेक्ट अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स का अलायंस। मुजिन हैरान हो जाता है। सॉक बताता है कि यह अलायंस नया बना है। मुजिन इरिटेट होकर उन्हें सीधा गाली दे देता है। सॉक सोचता है कि यह उसका मैडनेस है क्योंकि उसने कभी मास्टर को उनके बारे में बोलते नहीं देखा। मुजिन उसे बताता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुजिन थक चुका है वेट करते करते और पूछता है कि पैसे लाने गया आदमी किधर रह गया। आदमी वापस आता है 300 गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बॉक्स लेकर। मुजिन की आंखों में खुशी चमक उठती है और वह कहता है, हाँ ये काफी होगा। वह सॉक को बोलता है चलने की तैयारी कर, पर सॉक को लोन लेने का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं। मुजिन उसे बोलता है अपना मुंह बंद रख और पैसे उठा ले, और उसके गार्ड्स उन्हें एंट्रेंस तक एस्कॉर्ट करते हैं। मुजिन उससे बोलता है डेट लेजर में नोट करना और प्रॉमिस करता है कि चांगवांग से निपटने के बाद सारे कर्ज चुका देगा। साथ ही वह वार्निंग देता है कॉमन फोक्स से पैसे मत लो वरना सजा भयानक होगी। मैं फॉर्मली यस सर बोलता है, पर अंदर से गुस्से में जल रहा है और चाहता है कि मुजिन बर्बाद हो जाए। कुछ देर बाद सॉक और मुजिन घर पहुंच जाते हैं। एल्डर्स उन्हें वेलकम करते हैं। मुजिन के कपड़ों पर खून देखकर परेशान हो जाते हैं, पर वह बताता है कि यह खून उसका नहीं। एल्डर्स पूछते हैं क्या हुआ। मुजिन बोलता है कि वह सिर्फ लोन लेने गया था। वह कहता है क्लैन को पैसे चाहिए ताकि वॉरियर्स को खाना मिल सके और वे भाग ना जाएं। एल्डर्स को विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है मुजिन ने पैसे चुराए हैं। मुजिन बताता है सब लेजर में लिखा हुआ है। वह एल्डर से कहता है कि उसे सिर्फ एक बात चाहिए, उसके सिबलिंग्स को अच्छा खाना, कपड़े और केयर मिले। इंस्ट्रक्शंस देकर वह वहां से चला जाता है। मुजिन अपने पेरेंट्स के मेमोरियल रूम में जाता है, पर क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में पेरेंट्स नहीं थे, उसे समझ नहीं आता क्या बोले। आखिर वह कहता है पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सिबलिंग्स और सर्वेंट्स का ध्यान रखेगा, और पेरेंट्स से कहता है कि अब आराम करो। वह ये भी प्रॉमिस करता है कि डोबो की धज्जियां उड़ा देगा ड्यूअल में, पर उसे पता नहीं दूर से सोयोन और डोजिन उसे देख रहे होते हैं और दोनों काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। बाद में मुजिन 3 तलवारें ऑर्डर करता है, 50 किलो, 80 किलो और 110 किलो की। सर्वेंट्स उन्हें उठाते उठाते लगभग टूट जाते हैं, पर मुजिन खुश है, फाइनली उसकी तलवारें आ गईं। सॉक पूछता है यह इतनी भारी तलवारों का क्या करेगा। मुजिन मुस्कुराता है, जो सब करते हैं वही, तलवार को घुमाना। वह एक्साइटेड होकर 50 किलो वाली सोर्ड उठाने की कोशिश करता है और डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग इससे शुरू करेगा, पर उसकी स्माइल उड़ जाती है, तलवार उठ ही नहीं रही। वह कंक्लूड करता है कि यह बॉडी प्योर ट्रैश से भी नीचे है, पर वह हार नहीं मानता। उसे लगता है दोनों हाथों से थोड़ी सी हिल सकती है। वह देखता है सॉक उसे डिस्गस्टिंग तरह से घूर रहा है, तो उसे बोलता है जा खाना तैयार कर और मीट एक्स्ट्रा डालना। सॉक दुखी होकर चला जाता है। मुजिन तलवार के साथ बैठकर सोचता है कि ड्यूअल में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे जान तोड़ ट्रेनिंग करनी होगी। वह जानता है कि उसकी हेवनली मार्शल बॉडी डिमोनिक आर्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए सोल्यूशन है मास्टर के दोस्त की टेक्निक पियरलेस 9 सोर्ड्स सीखना। वह हार नहीं मानता और जोर लगाकर घर के अंदर ही तलवार घुमाना शुरू करता है। इधर डोबो को खबर मिलती है कि मुजिन ने बुंगो वालों की ऐसी धुलाई की है कि वे 2 हफ्ते तक चल नहीं पाएंगे। डोबो को यकीन नहीं होता, मुजिन के पास एनर्जी कोर तक नहीं है, फिर भी यह कैसे। डोबो सीधी इविल स्माइल देता है और फाइट से पहले कुछ डेंजरस प्लान करने लगता है। डोबो भी एक्साइटेड है देखने के लिए कि आखिर मुजिन के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो ड्यूअल के दिन सामने आएगा।
इसी दौरान मुजिन अपने बॉडी को सबसे हार्ड तरीके से ट्रेन करना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि यह शरीर हेवन ब्लेस्ड है, तो इसे लिमिट तक पुश किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान सोक हमेशा उसके लिए सब कुछ तैयार करता रहता है। उसका मानना है कि इन तैयारियों के बाद मुजिन फाइनली पूरी तरह ट्रेनिंग शुरू कर पाएगा। मुजिन 50 किलो की तलवार उठाता है और उसे घुमाना शुरू करता है। साथ ही अपने पुराने मास्टर की बातें याद करता है। पहला फॉर्म ट्राई करने के बाद वह बिना वक्त बर्बाद किए सीधे सेकंड फॉर्म पर बढ़ जाता है। उसे मास्टर की वह बात याद आती है कि चाहे सामने कोई भी वेपन हो, जीत उसी की होगी। ट्रेनिंग बढ़ने पर वह महसूस करता है कि शरीर ओवरवेल्म्ड हो रहा है, लेकिन वह डिसाइड करता है कि उसे सहना होगा। कुछ ही देर में वह तलवार को काफी आराम से वील्ड करने लगता है और कमरे में इस तरह कूदने लगता है जैसे तलवार बिल्कुल भी भारी न हो। फिर वह थर्ड फॉर्म पे मूव करता है, साथ ही अपने चियाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। ट्रेनिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसने कई प्रैक्टिस आइटम्स तैयार रखे हैं। पहला ओपोनेंट एक हार्ड बॉल था जिसे वह कुछ देर तक डॉज करता रहा, फिर पीछे से लगने वाले एक हिट से गिर गया। इसके बाद वह स्पाइक्ड बैम्बू का सामना करता है और सोर्ड के फोर्थ फॉर्म से पूरा बैम्बू काट देता है। देखने में सोर्ड फॉर्म सिंपल लगता है, लेकिन असल में वह बहुत डेंजरस है और कुछ भी काट सकता है। चाहे जितनी कोशिश करे, वह फ्लाइंग लॉग्स को फोर्थ फॉर्म से हिट नहीं कर पाता। मजबूरन उसे फिफ्थ फॉर्म पर जंप करना पड़ता है। इस बार वह लॉग्स को पावरफुल फिफ्थ फॉर्म से चीर कर काट देता है। अपनी सोर्ड की ताकत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता, और कई ओपोनेंट्स एक साथ आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। लॉग्स के बाद वह बैम्बू में लगी कैंडल्स का सामना करता है, सिक्स्थ फॉर्म का उपयोग करते हुए। एक ही स्विंग में वह सारी कैंडल्स बुझा देता है। इसे पार करने के बाद वह घर के बाहर जाकर सेवेंथ फॉर्म प्रैक्टिस करता है और फिर से पास हो जाता है। कुछ ही समय में वह नाइन्थ फॉर्म तक पहुंच जाता है, यकीन के साथ कि कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी तलवार नहीं काट सकती। पीक स्टेज तक पहुंचते ही वह जमीन पर गिर जाता है, थकावट और सुकून दोनों के साथ। पर वह थोड़ा इरिटेट भी है क्योंकि अपनी ओल्ड लाइफ का फाइनल फॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा। उसे याद आता है जब वह छोटा था और मास्टर से ट्रेनिंग लेता था, पर तब वह मास्टर की टीचिंग्स को सीरियस नहीं लेता था। उसे लगता था मास्टर का दोस्त बकवास कर रहा है कि तलवार से सब कुछ काटा जा सकता है। मास्टर मानता है कि यह बात क्रेजी लगती है, पर वह अपने दोस्त की मार्शल आर्ट्स को मरने नहीं देगा। वह चाहता है मुजिन उसे इनहेरिट करे। मास्टर बताता है कि उसका दोस्त इकलौता सोर्ड्समैन था जो उसके लेवल तक पहुंच सका, वह भी बिना चीखे। मास्टर कहता है शायद वह मूवमेंट आर्ट्स का उपयोग करता था, और क्योंकि उसके सेक्ट वाले उसे नहीं सीख पाए, उसने मास्टर को सिखाया ताकि कोई वर्दी आदमी आगे ले जा सके। यह सुनकर मुजिन हंसी उड़ाता है, प्योर आर्ट्स का मजाक बनाते हुए। पर मास्टर उसके सिर पर इतना तेज थप्पड़ मार देता है कि खोपड़ी हिल जाए। मास्टर बोलता है कि जो वह कहे मुजिन को फॉलो करना होगा, और मुजिन मजबूरी में मान जाता है। मास्टर बताता है अगर तलवार आर्ट 1000 बार करेगा शरीर बदलेगा, 100,000 बार करेगा तो छी तलवार में दाखिल होगी, और अगर 1 मिलियन स्विंग्स करे वह दुनिया का सबसे इनविंसिबल सोर्ड्समैन बन जाएगा। मुजिन हिल जाता है। 1000 स्विंग्स पर डे करे तो भी पूरा साइकिल 3 साल लेगा। वो पूछता है क्या मास्टर का दोस्त सच में उससे टक्कर दे सकता था? मास्टर कहता है पता नहीं, पर अगर फाइट फुल पावर होती एक जरूर मर जाता। यह सुनकर मुजिन क्यूरियस हो जाता है, कैसा होगा वह सोर्ड्समैन जो मास्टर का दोस्त था। अचानक वह सोक के जोर जोर के थप्पड़ों से होश में आता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि वह एक ही मूव से बेहोश हो गया है। 1000 मूव्स तक पहुंचना तो बहुत दूर है, पर अब देर हो चुकी है। उसे खाना खाना पड़ेगा। प्लेट देखते ही वह समझ जाता है ये पोर्क है। वह थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और सोक को बोलता है नेक्स्ट टाइम पोर्क ही लाना, मसल बिल्ड करने के लिए बेस्ट होता है। वह सोक को बोलता है बंगो सेक्ट से लिया हुआ पैसा खुलकर यूज करे, वह बाद में और लोन ले लेगा। उसका प्लान है डोबो के ड्यूअल तक रोज बीफ खाना। सॉक फिर पूछता है ये मार्शल आर्ट्स ट्यून कब सीखे, क्योंकि उसे याद है कि मुजिन को मार्शल आर्ट्स आती ही नहीं थी। मुजिन सोचता है जब भाई बहन को बता दिया है तो सोक को बताना भी गलत नहीं होगा। मुजिन कहता है मैं असली मुजिन नहीं हूँ, मेरी असली आइडेंटिटी है डिवाइन डीमन। सॉक हंसी उड़ा देता है, समझ नहीं पाता कि यह सब फैंटेसी बोल रहा है। वह कहता है उसे सिर्फ इस बात का डर है कि एक दिन मुजिन सब भूलकर गायब न हो जाए। पर मुजिन उसे पकड़कर कहता है वह तब तक क्लैन नहीं छोड़ेगा जब तक उसे सिचुआन का सबसे बड़ा क्लैन नहीं बना देता, और वैसे भी उसके पास कुछ और करने को है भी नहीं। सॉक बोलता है मास्टर कितना बकवास करते हो, पर जवाब में उसे एक दर्दनाक फिंगर फ्लिक पड़ता है। बातें खत्म होते ही मुजिन सोक को कहता है अब जा, और सोक तुरंत चला जाता है। इस बीच दोनों क्लैन एल्डर्स बच्चों को लेकर भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि डोबो मुजिन को डुएल में मार देगा और क्लैन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद मुजिन अपनी जान लगाकर ट्रेनिंग करता रहता है। अब वह 70 किलो की सोर्ड एक हाथ से उठा सकता है, लेकिन टेक्निक अभी भी अनस्टेबल है और ड्यूएल के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। ट्रेनिंग हॉल में वह पसीना पसीना है। तभी बच्चे चेक करने के लिए अंदर आ जाते हैं। मुजिन उन्हें तुरंत बाहर जाने को बोलता है, यहाँ रहना उनके लिए डेंजरस है। बच्चे बताते हैं कि वे सिर्फ उसकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि वह कुछ दिनों से खुद को लिमिट तक पुश कर रहा है। सोयोन परेशान होकर कहती है क्या वह यह सब उसकी बात से हर्ट होकर कर रहा है? वह कहती है उसने वह सब गुस्से में कहा था।
उन दोनों को देखकर एमसी को याद आ जाता है अपनी पिछली जिंदगी में अपनी लवर के सिबलिंग्स। मुजिन दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहता है, किसी चीज की टेंशन मत लो। दोनों बच्चे उसकी स्टांस इमिटेट करने लगते हैं, उसकी तारीफ करते हुए। दोनों की बेकार वाली बहस उसे मास्टर के साथ की ट्रेनिंग की याद दिलाती है जब वह खुद स्ट्रगल करता था। अचानक उसे समझ आ जाता है पियरलेस 9 स्वॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग टेक्निक। ये रियलाइज करते ही वह बच्चों से कहता है, मैं हर हाल में जीतूंगा, और उन्हें वापस रूम में जाने को बोल देता है। बच्चे परेशान होते हुए भी मान लेते हैं कि सब ठीक होगा। अकेले रह जाने पर मुजिन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हुए तलवार जोर जोर से घुमाना शुरू करता है। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ वह अपनी इंटरनल एनर्जी एक ही बार में बर्न कर पाता है और धीरे धीरे वह मूवमेंट आर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझने लगता है। मूवमेंट आर्ट्स बेसिकली वह ची आर्ट है जिसमें मूवमेंट से एनर्जी बिल्ड होती है। जनरली लोग इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये लो रैंक्ड आर्ट माना जाता है, पर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ मुजिन तलवार कहीं ज्यादा स्मूथली स्विंग करता है और एक स्टैच्यू को बीच से काटकर रख देता है। इस बीच जो हान बोंग सोक से बात कर रहा होता है मुजिन के सडन चेंज के बारे में। सोक कहता है शायद वुदंग सेशन की वजह से हेल्थ इंप्रूव हुई हो, पर जो कोई बेवकूफ नहीं है। वह सोक को स्ट्रिक्टली बोलता है अगर कोई भी बदलाव दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करे। सोक के ट्रेनिंग एरिया की तरफ जाता है जहां मुजिन ट्रेन कर रहा होता है और उसे देखकर हिल जाता है। ट्रेनिंग रूम लिटरली उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। वह कहता है खाना तैयार है, पर मुजिन निराश होकर कहता है ये रूम उसके ट्रेनिंग के लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए वह अनाउंस करता है अब से वह मेन ट्रेनिंग हॉल यूज करेगा। जब वह बड़ा ट्रेनिंग हॉल पहुंचता है वहां दूसरे वॉरियर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सबकी नजर सीधे उस पर होती है। सोक उन वॉरियर्स से कहता है मुजिन को अकेले ट्रेन करना है, तुम सब दूसरे हॉल में चले जाओ। वह इंसिस्ट करता है कि सब ऑल्टरनेट ट्रेनिंग हॉल यूज करें, पर योद्धा हैरान है कि आधा मरा आदमी उन्हें निर्देश कैसे दे रहा है। उनका मानना है कि सिर्फ तलवार हाथ में रखने से कोई मुजिन मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता। मुजिन उनके मूड का फर्क देखकर टिप्पणी करता है। बाकी योद्धा सोचते हैं कि वे मुजिन का सामना करेंगे, लेकिन स्क्वाड लीडर चिल्ड बॉय अपने आदमियों से कहता है कि यंग मास्टर के लिए हॉल खाली कर दो। चीहोल को पूरा यकीन हो जाता है कि मुजिन फिर से पागल हो गया है। तभी मुजिन चिल्ड को रोककर कहता है कि अगर मर्द है तो सीधे उससे बात करे। चिल्ड मुड़कर उसकी तरफ देखता है और मुजिन सुझाव देता है कि दोनों सोर्ड्समैन हैं तो क्यों ना एक फाइट हो जाए। चिल्ड कहता है नहीं, तू क्लैन का फ्यूचर लीडर है, मैं ये नहीं करूंगा। मुजिन कहता है ठीक है, फिर कावर्ड बने रहना, क्योंकि तू अपनी बात निभा नहीं सकता। ये बात चिल्ड को तलवार निकालने के लिए काफी होती है। वह फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ड्यूएल शुरू हो जाता है और मुजिन तुरंत अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और एक साहसी कदम लेकर चिल्ड की तरफ छलांग लगाता है। वह सीधे चिल्ड के पास पहुंचकर उसका सिर धक्का दे देता है, इससे पहले कि चिल्ड प्रतिक्रिया दे पाए। योद्धा भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बिना तलवार के ड्यूएल नहीं देखा। मुजिन बिजली जैसी गति से चिल्ड को छोटे बच्चे की तरह खेलता रहता है जबकि चिल्ड संघर्ष कर रहा होता है। हताश चिल्ड चिल्लाकर कहता है मर्द बन, सामने से लड़, भागना बंद कर। आखिरकार मुजिन थोड़ा गंभीर होता है और अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन चिल्ड अपना मुंह चलाना बंद नहीं करता। वह कहता रहता है कि क्लैन की बुरी हालत का कारण मुजिन ही है। चिल्ड मानता है कि मुजिन जैसे आदमी को मार्शल आर्ट सीखने का कोई अधिकार नहीं। गुस्से में भरा चिल्ड हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन मुजिन बीच में ही उसका अटैक रोक देता है पियरलेस स्वॉर्ड टेक्निक के 9th फॉर्म से। इस प्रहार से चिल्ड की इंटरनल एनर्जी हिल जाती है। मुजिन उसे एक पल की भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं देता और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। चिल्ड खून के साथ जमीन पर फेंक दिया जाता है। मुजिन ठंडे अंदाज में कहता है अब सब कुछ बदलेगा। जमीन पर गिरकर चिल्ड को आखिर समझ आता है कि मुजिन सचमुच बदल चुका है। वह मुजिन के शरीर से निकलती दृढ़ता को महसूस कर सकता है। चिल्ड गिरते ही सोके और योद्धा सभी हैरान रह जाते हैं। योद्धा दौड़कर अपने बॉस को जांचते हैं जो पूरी तरह बेहोश पड़ा है। मुजिन विजेता की तरह सीधा खड़ा होता है और पूछता है क्या मेरे जीतने से कोई समस्या है। एक योद्धा चिल्लाकर कहता है यह मूव कॉवर्डली था। चिल्ड खुद उस योद्धा को डांटकर चुप करा देता है और मानता है मैं हार गया। चिल्ड झुककर मुजिन को सम्मान देता है और कहता है कि उसने उससे सीख लिया है। मुजिन उसका सम्मान स्वीकार करता है और कहता है जा सकता है। योद्धा जाने लगते हैं तो मुजिन सोक को भी बाहर भेज देता है क्योंकि उसे अकेला रहना है। बाहर आते ही एक योद्धा शिकायत करता है, कहता है चिल्ड ने जानबूझकर इजी लिया, लेकिन चिल्ड कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे आधा मरा छोड़ने वाला था। योद्धा को यकीन नहीं आता, लेकिन चिल्ड कहता है मैं सीरियस हूँ। चिल्ड बोलता है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यंग मास्टर ने इनसेन इंप्रूवमेंट दिखाया है। सोक भी सोच रहा होता है मुजिन इतना बदल कैसे गया, लेकिन वह थैंकफुल भी है कि बदला तो सही। उस रात 2 एल्डर ड्यूअल के बारे में बैठकर बात करते हैं। दोनों 36 साल से क्लैन में हैं और हमेशा वफादार रहे हैं। वे फ्लेम एम्परर के जवानी के गोल्डन डेज याद करते हैं। एक प्रतिभाशाली योद्धा जिसे देखकर शक्तिशाली टांग क्लैन ने भी माना था कि वह एक अलग ही स्तर का इंसान था। दोनों एल्डर उसकी ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हमेशा के लिए उसकी लॉयल्टी की कसम खा ली। जो सोचता है कि अब वह लॉयल्टी तोड़ रहे हैं, लेकिन डू असहमत है। वह कहता है कि बस ब्लड लाइन का मुद्दा सुलझाना जरूरी है। डू कहता है हम 17 साल से मुजिन को संभाल रहे हैं, लेकिन तब से क्लैन गिरावट में ही गया है।
उनका मानना है कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। फ्लेम एम्परर उनसे नाराज नहीं होगा जब वे आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। उन्होंने रिलोकेशन के लिए पैसा भी जोड़ लिया है और साथ कुछ मार्शल आर्टिस्ट तैयार रखे हैं। डू जो से कहता है, तू पहले बच्चों के साथ निकल जा, मैं मुजिन समार का ध्यान रखूंगा। कहा जा रहा है कि चांगक्वा ने कोंग डोंग सेक्ट का मार्शल मास्टर डुअल विटनेस बनने के लिए बुलाया है। जो शॉक हो जाता है क्योंकि यह सीधी चीटिंग का संकेत है। मर्चेंट ग्रुप वैसे भी ईविल है, उनका उद्देश्य हॉक क्लैन को पूरी तरह मिटा देना है। डू जो से कहता है, बच्चों को ले जा और वहां वेट करना, भले उनके लिए शॉकिंग हो। बाद में मुजिन नोटिस करता है कि उसे मिलने वाला बीफ कम हो रहा है। वह सोक से वजह पूछता है। सोक बताता है स्टीवर्ड पैसे कम दे रहा है। मुजिन इस बात से गुस्सा होता है, लेकिन सोक उसे अपना कूल आउटफिट दिखाने लगता है। मुजिन उसका सपना तोड़ देता है और कहता है, तू बैंडेज लुक में ज्यादा अच्छा लगता था। ड्यूअल का समय आ जाता है। मुजिन घर के बाहर डू से टकराता है। पहले तो लगता है डू उसे रोकने आया है, लेकिन डू कहता है नहीं। वह बताता है कि वह वास्तव में मुजिन के साथ ड्यूअल तक चलेगा। मुजिन समझ जाता है डू बस एक्स्ट्रा टेंशन ले रहा है। वह कहता है उसका प्लान सिंपल है, डोबो को बुरा हाल करना। इस तरह सोक और डो दोनों मुजिन के साथ ड्यूअल वेन्यू की ओर निकल पड़ते हैं। अरीना में बहुत भीड़ होती है, सब ड्यूअल देखने आए हैं और कई लोग बैटिंग भी कर रहे होते हैं। हाई ऑड्स होने की वजह से लोग अपना पैसा मोस्टली मुजिन पर लगा रहे होते हैं। थोड़ी देर में मुजिन अरीना पहुंचता है, मुंह में लॉलीपॉप दबाए। लोग उसे देखकर सोचते हैं ये तो वीकलिंग है, अपने बेट्स कैंसिल करना ही बेहतर है। अरीना में एंटर करते ही वह चॉय एयोन से मिलता है। चॉय पूछती है, क्या तुम वाकई ड्यूअल करना चाहते हो? स्पेक्टेटर्स ये सुनकर समझ जाते हैं ड्यूअल शुरू भी मुजिन ने ही किया होगा और उसे पागल घोषित कर देते हैं। मुजिन को गुस्सा आता है, ग्रुप ने ऑलरेडी उसे विलेन बना दिया है। वह तय करता है इसका हिसाब करेगा। मुजिन कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा जब तुम लोग हमारे क्लैन का सीक्रेट मैनुअल चुराने की कोशिश कर रहे हो। स्पेक्टेटर्स शॉक्ड हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मर्चेंट ग्रुप मार्शल आर्ट सीक्रेट्स के पीछे पड़ेगा। चोयोन पूरे कॉन्फिडेंस में है। उसे लगता है मुजिन को अब एक्ट करने की सजा मिलेगी। पूरी ड्यूअल की तैयारी पूरी हो जाती है। होस्ट अनाउंस करता है ड्यूअल का विटनेस होगा हान यिगोंग ऑफ द कोंग डोंग सेक्ट। हान यिगोंग बैल्कनी पर खड़ा कूल और स्ट्रांग दिखता हुआ तैयार है ड्यूअल विटनेस करने के लिए। वह डोबो और मुजिन दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है कि भीड़ के सामने फेयर फाइट हो। तभी डोबो एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, मुजिन जो आउटफिट पहने हैं वह मैंने खुद भेजा था, तेरी वापसी के लिए एक गिफ्ट। मुजिन मुस्कुराता है और अपनी बड़ी तलवार निकालते हुए कहता है, ड्यूअल के बाद बची हुई चीजें तुम खुद ले लेना। पूरी भीड़ शॉक में है क्योंकि इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी तलवार ड्यूअल में नहीं देखी। ऊपर से सबको लगता था फ्लेम एम्परर ज्यादातर बेयर हैंडेड मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट था। डू भी शॉक होता है। वह सोक से पूछता है, मुजिन ने कुछ अजीब कहा क्या? दोनों सोच रहे होते हैं कि पहले उन्होंने मुजिन को भागने का सुझाव क्यों दिया, क्योंकि उन्हें लगता था डोबो को हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोक के अंदर धीरे धीरे एक विश्वास पैदा हो रहा है, शायद मुजिन के पास जीतने का मौका है। डू के विश्वास बिल्कुल अलग हैं। जब दोनों तरफ तैयारी हो जाती है, रेफरी घंटी बजाकर डुएल शुरू करा देता है। गुस्से से भरा हुआ मुजिन सीधे डोबो पर टूट पड़ता है। वह अपनी बड़ी तलवार को जोर से घुमाता है, एक धांसू तबाही मचा देने वाला हमला। डोबो मुश्किल से बचता है, लेकिन जहां तलवार लगी होती है जमीन टुकड़ों में टूट जाती है। दर्शक चौंक जाते हैं, उनकी उम्मीदें इस तरह की स्पीड और पावर बिल्कुल नहीं थी। सबको लगता था कि मुजिन को मार्शल आर्ट्स नहीं आते, पर वह आज बिल्कुल पागलों की तरह मूव कर रहा है। डोबो भी हद से ज्यादा शॉक्ड है। उसे तो लगा था डुएल इजी होगा। मुजिन फिर से हमला शुरू करता है, डोबो पर चार्ज करते हुए। वह तलवार लगातार घुमाता रहता है, पर डोबो ब्लॉक कर लेता है। एक पल के लिए दोनों सोर्ड्समैन आमने सामने टकरा जाते हैं। टकराव का शोर और दृश्य दोनों कमाल के होते हैं। चोयोन हैरान मुजिन लड़ रहा है और काफी ज्यादा, पर फिर भी उसका मानना है चाहे मुजिन कितना भी ट्रेन हो जाए, वह अभी भी डोबो के आसपास नहीं। मुजिन बड़ी तलवार घुमाता रहता है, पर डोबो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से आसानी से बच निकलता है। लड़ाई तेज होती जा रही है। डोबो एक काउंटर अटैक करता है जो मुजिन को पीछे उछाल देता है। डोबो कसम खाता है कि इस बार वह मुजिन को पूरी तरह तोड़ देगा। उसे पूरा यकीन है कि वह किसी का भी विल तोड़ सकता है। बैल्कनी पर डू कहता है कि वह प्रभावित है, मुजिन अच्छा होल्ड कर रहा है। एसओकी कहता है, और यह तो सिर्फ वार्म अप है, उसने ट्रम्प कार्ड तो दिखाया ही नहीं। डू मानता है कि सोक बकवास कर रहा है, पर सोक कहता है, मैंने उसे चोरी छुपे ट्रेन करते देखा है, कुछ बड़ा आने वाला है। लड़ाई के बीच मुजिन महसूस करता है अभी वह ताकत में डोबो के बराबर आ रहा है। वह सोचता है क्या उसकी ट्रेनिंग का तरीका गलत था, पर वह टेंशन नहीं लेता। उसका एक ही नियम है, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, जीत उसी की होगी। और इस बार उसका इरादा है डोबो को मार डाले। उधर जो मुजिन के सिबलिंग्स को ले जा रहा होता है और मंजिल पे पहुंचता है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। उसे डू की वह बात याद आती है कि मैं रुककर देखूंगा, डोबो ने जब मुजिन को मार डाला होगा तो बचा क्या है। जो को नहीं पता क्या वे सही कर रहे हैं या नहीं, पर काम तो शुरू हो गया। अरीना में वापस दोनों का युद्ध जारी है। मुजिन टेंशन फ्री है, उसे लगता है डोबो उसके लिए एक रुकी से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों बार बार ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, दिखने में दोनों बराबर लग रहे, पर कई स्पेक्टेटर्स मानते हैं कि थोड़ा अपर हैंड मुजिन का है। लोग अभी भी ट्रैश टॉक कर रहे, कहते हैं मुजिन कुछ खास नहीं।
तभी डोबो एक पावरफुल स्ट्रेट लाइन अटैक करता है सीधे मुजिन पर। डू और सोक दोनों का दिल रुक जाता है, वे बस दुआ करते हैं मुजिन बच ले। मुजिन समझ जाता है यह खतरनाक अटैक है। वह पियरलेस 9 स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म प्रीएम्प्टिव स्टेप एक्टिवेट करता है। डोबो का वार लगता है पर टेक्निक की वजह से मुजिन उसे ब्लॉक कर लेता है। भीड़ शॉक में है, डोबो भी स्टंड। वह मजबूरी में पीछे हटता है। वह समझता है मुजिन सच में नियंत्रण से बाहर हो गया है। डोबो अपनी सारी इनर एनर्जी फाइनल स्ट्राइक के लिए इकट्ठी करना शुरू करता है। मुजिन मजाक उड़ाता है, इतनी धीरे एनर्जी जमा कर रहा है, बकवास। फिर वह सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है और पूरा मर्डर इंटेंट लेकर डोबो पर डैश करता है। डोबो सिर्फ ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर उसे पता चल रहा है अटैक रोक नहीं पा रहा। वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड, मैं इससे कैसे हार रहा हूँ। डोबो पूरी ताकत लगा देता है ब्लॉक करने में, पर तभी उसकी तलवार टुकड़ों में टूट जाती है। मुजिन की तलवार सीधे आगे निकल जाती है और डोबो को एक बुरा गहरा स्लैश लगा देती है। डोबो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है। चोयोन चीख पड़ती है, डोबो अपने ही खून में पड़ा होता है, उसका दायां हाथ काट दिया गया है। ड्यूएल ऑफिशियली मुजिन जीत चुका है। मुजिन आराम से डोबो का कटा हुआ हाथ उठाता है, आखिरी 17 साल की दुश्मनी का यह भुगतान है। चोयोन शॉक में जम जाती है। मुजिन कहता है, रिलैक्स, तुम लोग शायद इसका हाथ जोड़ भी पाओ। हन यिगोंग बैल्कनी से कूदकर नीचे आता है डोबो को जांचने। चोयोन भी भागकर पहुंचती है। हन कहता है उसका एनर्जी कोर भी टूट चुका है। हन गुस्से में मुजिन से पूछता है, इतना आगे जाना जरूरी था क्या? मुजिन मासूम बनकर पूछता है, आप क्या कह रहे हो? हन कहता है, तुम दोनों के बीच का फाइट एक समय पर खत्म हो चुका था, स्किल गैप इतना ज्यादा था। मुजिन जवाब देता है, आपकी जुबान लंबी है, मैं भी थोड़ा बोल लेता हूँ। मुजिन पूछता है, क्या जरूरी था 5 साल के बच्चे के सिर पर 7 वुंड फिस्ट चलाना, जिस बच्चे को मार्शल आर्ट्स तक नहीं आते थे? उसकी आंखों में शुद्ध गुस्से के साथ यह सिर्फ 17 साल की दुश्मनी का क्लोजर था। मुजिन कहता है, आज के बाद हुआ क्लैन पर तुम लोगों का हिसाब शुरू होता है, तैयार रहना। चोयोन घुटनों पर गिर जाती है दर्द और गुस्से में। वह कसम खाती है, मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। मुजिन स्टेज से निकलता है, भीड़ चीयर करती हुई। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने डोबो को ऐसे कुचल दिया। लोग समझते हैं उन्होंने ऐसी तलवार कला कभी नहीं देखी। उनके लिए एक नया मार्शल आर्ट्स मास्टर पैदा हुआ है। डू और सोक दौड़कर मुजिन के पास पहुंचते हैं। मुजिन कहता है, चलो घर चलते हैं। चलते चलते वह मुड़कर डू से पूछता है, गोल्ड का क्या सब उड़ा दिया? डू घबराकर कहता है, थोड़ा बचा है। मुजिन कहता है, ठीक, मुझे बंगो सेक्ट रुककर कुछ और पैसा बोरो करना पड़ेगा। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, जो डू और बाकी लोग चाहो तो क्लैन छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मेरे सिबलिंग्स को ले जाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। उसके किलिंग इंटेंट से डू वहीं जम जाता है जैसे पैर बांध गए हों। उधर बच्चे जो को डांट रहे होते, तुम हमें क्यों ले आए, ड्यूअल देखना था। तभी कबूतर एक लेटर लाता है। जो पढ़कर ठहर जाता है, मुजिन जीत चुका है। डू लिखता है, हम पकड़े गए, तुरंत घर लौट आओ। जो घबराहट में रिप्लाई लिखता है जबकि बच्चे खुशी में उछल रहे हैं। बाद में मुजिन डो से कहता है, अब बुंगो सेक्ट से निपटने का समय है। और डू से कहता है, भागने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। पर डू कहता है, प्लीज सोसोल सेक्ट से पंगा मत लेना। मुजिन समझ जाता है बूढ़ा अननेसेसरी टेंशन ले रहा है। रिलैक्स, मैं नहीं लूंगा। मुजिन बुंगो सेक्ट की तरफ निकल पड़ता है। सोक टेंशन में पीछे चलता है। मुजिन कहता है, समय बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे पीछे चिपक कर चलना। थोड़ी देर में वे बंगो सेक्ट पहुंच जाते हैं। मैं शौक उसे लगा था मुजिन कभी नहीं आएगा। मुजिन कहता है, मैं कर्ज चुकाने आया हूँ। और मजाक में पूछता है, आजकल तुम्हारी सेक्ट इतनी सुनसान क्यों लग रही? मैं कवर अप करता है, गैम्बलर सब ड्यूअल देखने गए हैं। मुजिन कहता है, अच्छा, मतलब मेरे मैच पे तुम लोगों ने बैटिंग भी लगवाई? उसे पूरा यकीन है ऑड्स उसके फेवर में रखे होंगे, सेक्टी ने पैसा जरूर कमाया होगा। और क्योंकि सेक्टी ने पैसा कमाया, मुजिन सीधा बोल देता है, मैं भी अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। मुजिन खुश होता है, अच्छा, सबको पैसा पसंद है। महसूस करता है एक ठंडी खतरनाक ऑरा मुजिन से निकल रही है, शुद्ध किलिंग इंटेंट। मुजिन पूछता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? शॉक्समा घबराकर पूछता है कि मुजिन उनके बॉस के बारे में क्यों जानना चाहता है। मुजिन मेज पर हाथ पटककर एम्मा को गुस्से में बताता है कि उसे एक ही सवाल 2 बार पूछना बिल्कुल पसंद नहीं। मुजिन बस फटने ही वाला होता है कि तभी सेक्ट का लीडर चाय वुंग गिल कमरे में दिखाई देता है। मुजिन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो शक्ल सामने आती है वह सोच से भी ज्यादा अगली होती है। चे बताता है कि उसके लड़कों ने पहले ही मुजिन के बारे में सूचना दे दी थी। मुजिन उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि उसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं। चे के पीछे एक अजीब सा आदमी खड़ा होता है। मुजिन उस आदमी से पूछता है कि क्या वह चे का नौकर है, क्योंकि उसके अंदर से शुद्ध मैलिस बाहर निकल रही होती है। पता चलता है कि वह आदमी डेथ ब्लैक क्रो सोशल सेक्ट का मेंबर है। ब्लैक क्रो गुस्से में मुजिन को धमकाता है कि वह उसके पैसों पर नजर ना रखे। मुजिन ठंडी आवाज में कहता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो मुंह बंद रखे। ब्लैक क्रो गुस्से से भरकर सीधे मुजिन पर टूट पड़ता है। सो के यह दृश्य देखकर डरा हुआ पीछे हट जाता है, लेकिन मुजिन को उसमें जरा भी खतरा महसूस नहीं होता। वह आज किसी भी रुकावट को नहीं छोड़ेगा। मुजिन मेज से एक चॉपस्टिक उठाकर ब्लैक क्रो की तरफ फेंकता है। चॉपस्टिक इतनी ताकत से लगती है कि सीधे उसके हाथ को छेद देती है। ब्लैक क्रो को तब समझ आता है कि यह आदमी कोई आम लड़का नहीं है। मुजिन उसे बताता है कि उसे ऐसे घटिया आदमी से तारीफ नहीं चाहिए।
ब्लैक क्रो और भी गुस्से में आकर दोबारा मुजिन की तरफ दौड़ता है। इस बार मुजिन भी उसकी तरफ भागता है, तैयार उसे बेइज्जत करने के लिए। लेकिन एक पल में मुजिन उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे दिखाई देता है। ब्लैक क्रो घबराहट में तेजी से पंचेस फेंकता है, पर मुजिन हर एक को आसानी से डॉज करता रहता है और इस तरह बचता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। ब्लैक क्रो को यकीन नहीं होता कि उसके अटैक्स को एक जवान लड़का इतनी आसानी से टाल रहा है। मुजिन फिर एक चॉपस्टिक घुमाकर उसकी बाईं आंख में घुसा देता है। ब्लैक क्रो दर्द से चीखता है और उसकी चीख पूरी रूम को हिला देती है। वह घुटनों पर गिरकर मुजिन को गाली देता है और धमकाता है कि सोशल सेक्ट उसका बदला जरूर लेगी। मुजिन मुस्कुराकर कहता है कि वह देखना चाहता है सोशल सेक्ट क्या कर सकती है और फिर ब्लैक क्रो को जोर की लात मारता है। लेकिन फिर कहता है कि सोशल सेक्ट के आने से पहले वह ब्लैक क्रो को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। इस पर ब्लैक क्रो घबराकर अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह कुछ भी देगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। मुजिन हैरान होता है कि यह आदमी मरने से इतना डरता है। पैसा सुनकर वह थोड़ा रुक जाता है। ब्लैक क्रो कहता है कि उसका सारा धन डाइचोंग में रखा है और वह सब लाकर दे देगा। मुजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर वह वापस बिना पैसों के आया तो उसकी मौत पक्की है। ब्लैक क्रो भागते भागते निकल जाता है। मुजिन फिर चे की तरफ मुड़ता है, जो डरी हुई हालत में खड़ा होता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपना पूरा हिसाब चुकाए। चे तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। वह कहता है कि जो कुछ उसके पास है सब दे देगा। मुजिन हंसकर कहता है कि चे के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो उसका था वह सब अब मुजिन का ही है। चे हैरान होता है। मुजिन कहता है कि उसके सारे लूट प्रॉफिट्स, धोखा देकर कमाए पैसे और लोगों की जिंदगी बर्बाद करके कमाए लाभ सब पहले ही उसके अकाउंट में आ चुके हैं। चे रो रो कर कहता है कि वह सब कुछ दे देगा। इस पर मुजिन गुस्से में उसका सिर तोड़ देता है। कहता है कि जो चीज उसकी ऑलरेडी हो उसे देने का क्या मतलब। कमरे का हर आदमी डर से कांपने लगता है। मुजिन पूरी हॉल की तरफ देखता है और पूछता है कि नेक्स्ट इन कमांड कौन है। एमए घबराकर बोलता है कि वही वाइस लीडर है। मैं तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि वह सुधार जाएगा। ची विनती देखकर मुजिन उसकी जान बख्श देता है। मुजिन पूछता है कि माँ की मिल्कियत कितनी है। एमए बताता है कि उसका घर ही 4000 गोल्ड का है और बंगो सेक्ट की एसेट्स लगभग 10,000 गोल्ड के बराबर हैं। ऊपर से सोजल सेक्ट को 500 गोल्ड ट्रिब्यूट देना पड़ता है। कुल मिलाकर लगभग 20,000 गोल्ड होता है। मुजिन कहता है कि अब यह सारा पैसा उसके पास आएगा। मैं कहता है कि वह सब तैयार करके तुरंत पहुंचाएगा। मुजिन संतुष्ट होता है। मैं के जाने के बाद मुजिन बाकी ऑफिसर्स को घूरता हुआ कहता है कि अब वे अपनी जान की कीमत बताएं। सब घबराकर माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि एमए के अलावा किसी को बचाने का वादा नहीं था। थोड़ी देर बाद मुजिन घर लौटता है, साथ में खजाना भरे कई बड़े बॉक्सेस। वह डू को बताता है कि हर बॉक्स में करीब 400 गोल्ड है। डू उसे वार्न करता है कि बंगो सेक्ट के पीछे सोजल सेक्ट का सहारा है और उनके पीछे और भी खतरनाक लोग। डू यह भी बताता है कि सोजल सेक्ट के पास ब्लैक क्रो और रेड क्रो दोनों हैं। मुजिन मुस्कुराकर कहता है कि ब्लैक क्रो तो अब उसके कंट्रोल में है। डू यह सुनकर हिल जाता है। मुजिन कहता है कि उसे अपने बराबर न समझे। क्लैन के दुश्मनों का एक ही अंजाम है, मौत। फिर वह डू से बीफ लाने को कहता है और बच्चों के लिए अच्छी खुराक तैयार करने का आदेश देता है। डू धीरे धीरे समझता है कि यह नया मुजिन वह नहीं जो वह जानता था। यह खौफ पैदा करने वाला शक्तिशाली आदमी है। डू मानता है कि पहले वाला मुजिन अब कभी वापस नहीं आएगा। इसी बीच चॉय ये ऑन असैसिन्स हायर करती है मुजिन की हर प्यारी चीज मिटाने के लिए, लेकिन वह आदेश देती है कि एक बच्चा जिंदा पकड़ा जाए। फ्लैशबैक, फ्लेम हुआ क्लैन कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। फ्लेम एम्परर एक महान योद्धा था जिसे हर तरफ से लोग रिस्पेक्ट देते थे, इवन टैंग क्लैन भी। एक ही पीढ़ी में फ्लेम हुआ क्लैन एक टॉप मार्शल क्लैन बन गया। लोग उनकी मौजूदगी पर चीयर करते थे, कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फ्लेम एम्परर की मौत के बाद अगला पेट्रियार्क बिल्कुल निकम्मा निकला। इस वजह से क्लैन धीरे धीरे टूटने लगा। लोग उनसे दूर होते गए। एम्परर की विरासत 2 टुकड़ों में बंट गई, जिन्हें याद था और जिन्हें नहीं। आज एल्डर्स मुजिन को देखकर कहते हैं कि वह एम्परर की तरह ऑरा लेकर चलता है। जल्दी ही घायल वॉरियर्स भागते हुए डू के पास आते हैं और बताते हैं कि उन पर असैसिन्स ने हमला किया है। एल्डर जो और कुछ वॉरियर्स अभी भी लड़ रहे होते हैं। डू समझ जाता है कि बच्चे खतरे में हैं। वह वॉरियर्स को कहता है कि मुजिन को खबर पहुंचाएं और खुद आगे बढ़ जाता है। जंगल में जो अकेला असैसिन से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसके साथ ही वॉरियर्स गिर चुके होते हैं। खुद को मरवाते हुए भी वह बच्चों की रक्षा के लिए खड़ा रहता है जब वह दबने ही वाला होता है। डू बिल्कुल समय पर पहुंचकर उसकी मदद करता है। असैसिन्स गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनका मिशन लगभग पूरा हो रहा था। लीडर चीखकर सबको कहता है कि दोनों को मार दो और एक और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। डू कुछ ब्लोज एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन ओल्ड एज उस पर भारी पड़ती है और असैसिन्स फायदा उठा लेते हैं। एक असैसिन उसके कंधे को काट देता है। डू पीछे गिर जाता है। एक असैसिन कहता है कि वह डू को रोकेगा और बाकी बच्चे को मार देंगे। वह डू को पीछे धकेलकर रोकता है, लेकिन डू फिर भी हार नहीं मानता। पर हारते हारते उसका शरीर चाक हो जाता है और वह चीख उठता है। डू गिर जाता है। अब वह बच्चों को नहीं बचा सकता। असैसिन्स तय करते हैं कि कौन सा बच्चा जिंदा छोड़ा जाए। डोजिन बहन के आगे खड़ा हो जाता है, चाहे वह कुछ कर ना सके।
असैसिन्स तय करते हैं कि डोजिन को ही पहले मारेंगे जैसे ही तलवार उस पर गिरने वाली होती है। मुजिन की गरजती आवाज जंगल में गूंजती है, हिलना है मैट। खून से लाल आंखों के साथ वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। असैसिन्स उसे देखकर नहीं डरते क्योंकि उनकी नजर में मुजिन तो कभी काम का नहीं था। लीडर चिल्लाता है, इसे भी मार दो। एक असैसिन सबसे पहले उस पर झपटता है पर मुजिन उसे अपने गुस्से का पहला निशाना बना लेता है। वह उसकी तलवार को एक स्ट्राइक में पाउडर बना देता है। फिर सीधा एक वर्टिकल स्लैश और आदमी दो टुकड़ों में गिर जाता है और उस आदमी को छोड़कर मुजिन सीधे बाकी असैसिन्स की तरफ बढ़ जाता है। मुजिन सीधे बाकी बचे असैसिन्स की तरफ बढ़ गया। जैसे ही असैसिन्स ने उसकी शैतानी शक्ति देखी, उनके लीडर ने चीख कर सबको एक साथ मुजिन पर टूट पड़ने का हुक्म दिया। सारे असैसिन्स झुंड बनाकर उस पर झपटे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले मुजिन ने पीयरलेस 9 सोर्ड्स की 5वीं फॉर्म आर्मी स्लेयर टेक्निक एक्टिवेट कर दी और एक ही स्वीप में उन्हें ऐसे चीर दिया जैसे कागज का टुकड़ा हो। एक असैसिन ने पीछे से फायदा उठाने की कोशिश की, पर मुजिन ने आसानी से उसकी स्ट्राइक डॉज कर ली। फिर एक ही ब्लो में उसका सिर अलग कर दिया। बचा हुआ असैसिन समझ गया कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डरावने मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वह कुछ कर पाए इससे पहले ही उसका दायां हाथ उसके जिस्म से अलग हो चुका था। वह दर्द से चिल्लाया। मुजिन ठंडी आवाज में कहता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो हिले भी ना। फिर वह मुड़कर देखता है कि एल्डर जो डू को उठने में मदद कर रहा था। दोजिन अपनी छोटी बहन की आंखें ढांक रहा था ताकि वह यह कत्ल का मंजर न देख सके। दोजिन फिर भी बहन को तसल्ली देता है कि सब ठीक है क्योंकि मुजिन आ चुका है और सारे बुरे लोग पिट चुके हैं। मुजिन उन दोनों के पास आकर पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। दोनों बताते हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं। मुजिन कहता है कि शायद वे डर गए होंगे, लेकिन डोजिन सीधे कहता है कि वह नहीं डरा क्योंकि वह एक मार्शल मास्टर का बेटा है। मुजिन यह सुनकर संतुष्ट होता है और लड़के के सिर पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। फिर वह एल्डर जो को हुक्म देता है कि घायल वॉरियर्स और बच्चों को तुरंत एस्टेट वापस ले जाए। सबके जाने के बाद मुजिन अपना ध्यान आखिरी बचे असैसिन पर लौटाता है और उसे कहता है कि अपने कटे हुए हाथ के बारे में जुबान न खोले। फिर वह पूछता है कि क्या उन्हें चंकवा मर्चेंट ग्रुप ने भेजा था। असैसिन कुछ देर हिचकिचाता है, लेकिन मुजिन साफ कहता है कि सच बोला तो शायद जान बच जाए। यह सुनकर असैसिन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह तुरंत बता देता है कि चॉय ये ऑन ने डेथ फॉरेस्ट फैक्शन के जरिए उन्हें हायर किया था। सच बताकर वह पूछता है कि क्या अब उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे वादा किया गया था। मुजिन कहता है कि वह चॉय ये ऑन के पास भागकर जाए और उसे बताए कि उसके भेजे हुए असैसिन्स का सफाया हो चुका है और अब मुजिन उसकी गर्दन लेने आ रहा है। कुछ देर बाद सारी नगरी की नजरें मुजिन पर टिक जाती हैं। वह खून में भीगा हुआ सड़क पर आता है और लोग उसे देखकर खामोश हो जाते हैं। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहते। शहर के लोग सोचने लगते हैं कि क्या बचपन वाला वह प्रोडिजी सच में वापस आ गया है, सड़कों पर अपना ऑरा छोड़कर। मुजिन आखिर घर लौट आता है। मसक दौड़ता हुआ उसका स्वागत करने आता है, पर मुजिन उसका सर एक तरफ कर देता है। वह पूछता है कि क्या घायल वॉरियर्स मेडिसिन हॉल में हैं। मसाक हाँ में जवाब देता है और बताता है कि डोजिन और सोयोन भी आराम कर रहे हैं। मुजिन खुश होता है और मसाक को नहाने की तैयारी करने का आदेश देता है। कुछ पलों बाद मुजिन गर्म पानी में डूबा हुआ आराम कर रहा होता है। पानी में बैठा वह गहरी सोच में डूब जाता है। उसके ख्याल अपने छोटे भाई बहन की सुरक्षा की तरफ जाते हैं। वह चाहता है कि वे किसी भी हिंसा से दूर रहें, चाहे वे मार्शल क्लैन के बच्चे ही क्यों न हों। लेकिन उसके दिल में एक और डर होता है, कहीं वह अपनी पुरानी जिंदगी की अंधेरी यादें उन पर थोप तो नहीं रहा। अगली सुबह मेडिसिन हॉल में मुजिन एल्डर जो से रेड फ्लेम आर्ट मैनुअल मांगता है। जो इस बात पर हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि मैनुअल क्यों चाहिए। मुजिन को समझ आ जाता है जो को डर है कि वह फिर से अपने मैडनेस वाले हाल में न चला जाए। मुजिन बताता है कि वह ट्रेनिंग खुद करेगा क्योंकि जो अभी रेस्ट पर है। उसे लगता है जो उस पर शक कर रहा है। जो इनकार करता है। मुजिन उसे भरोसा दिलाता है कि वह कोई पागलपन नहीं दिखाएगा। आखिर जो उसे मैनुअल दे देता है। मुजिन के जाने के बाद जो डू से पूछता है कि क्या उसे मैनुअल देना गलती तो नहीं थी। डू उसे तसल्ली देता है कि मुजिन की सोर्ड्समैनशिप दिखा रही थी कि वह बदल चुका है। डू कहता है कि अगर मुजिन नहीं होता तो कोई भी असैसिनेशन अटेम्प्ट से नहीं बच पाता। जो मानता है कि ट्रीटमेंट ने काम किया, पर हैरानी है कि मार्शल आर्ट्स भी इंप्रूव हो गई। डू का मानना है कि शायद मुजिन को कोई फेटफुल एनकाउंटर मिला हो। दोनों एल्डर्स खुश होते हैं। शायद क्लैन की गिरावट अब रुक जाएगी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मुजिन अपने दोनों सिबलिंग्स को बुलाता है। वह समझाता है कि ट्रेनिंग का मकसद फ्लूइड और कंट्रोल्ड मूवमेंट सीखना है। वह बताता है कि यह टेक्निक उसने खुद बनाई है अपनी काउंटलेस रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस से। सोयोन हैरान होकर कहती है कि एल्डर जो ने तो कहा था मुजिन को कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं। मुजिन बोरिंग बातें रोककर उन्हें अटैक करने को कहता है। दोनों स्टांस लेते हैं और एक साथ मुजिन पर झपटते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट देखकर मुजिन को गहरी निराशा होती है। उसे शक होता है कि क्या ये सच में मार्शल क्लैन से हैं। उनके बेसिक्स तक बहुत कमजोर थे। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह ट्रेनिंग तुरंत रोक देता है। कहता है उसका सिर दर्द कर रहा है। दोनों कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने तो सिर को छुआ भी नहीं। मुजिन झूठ बोलकर उनकी तारीफ करता है और कहता है कि पहले उन्हें बॉडीज स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। बच्चों के जाने के बाद
मुजिन समझ जाता है कि काम बहुत मुश्किल होगा। वह सोचता है कि शायद उसके मास्टर ने भी उसके साथ यही झेला होगा, पर वह वचन लेता है कि क्लैन को फिर से महान बनाएगा और अपने पिछले जीवन की हार सुधारेगा। वह सोलो सोर्ड ट्रेनिंग शुरू करता है। सोर्ड अब उसके हाथ में बहुत हल्की लग रही थी। उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही थी। हर सोर्ड फॉर्म के रेपिटेशन के साथ उसकी स्किल और तेज होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद डू और जो ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं। मसक बताता है कि उन्होंने दिया हुआ सब काम पूरा कर दिया। मुजिन उनकी तारीफ करता है, लेकिन मसक कुछ और भी एक्सपेक्ट करता है। मुजिन गुस्से में उन्हें याद दिलाता है कि अगर वह थोड़ी देर भी लेट होता तो क्या हो सकता था। दोनों एल्डर्स माफी मांगकर झुक जाते हैं। इसी वक्त टाओइस्ट प्रीस्ट डू युंगसू एस्टेट पर पहुंचता है। मुजिन पहचान नहीं पाता और कुछ टॉन्ट्स मार देता है। मसक तुरंत बताता है कि ये वही हीलर है। मसक कहता है कि मुजिन अभी पूरी तरह रिकवर्ड नहीं है। मुजिन उसे ये कहने पर एक किक मार देता है। फिर वह ओल्ड मैन से पोलाइटली सॉरी बोलकर स्थिति स्मूथ करता है और उसे अंदर आने का निमंत्रण देता है। मसक पहले बता चुका था कि यह प्रीस्ट वुदांग लिनियज का सक्सेसर है। मुजिन अब उसे देखकर इंट्रीग्ड होता है और उसे कंपाउंड में ले जाता है। वह पूछता है कि क्या वह सच में वुदांग लिनियज का सक्सेसर है। यंगसू कूल एटीट्यूड में हाँ कहता है। मुजिन तुरंत सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या वह वुदांग वाइट इमॉर्टल है। कहता है कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई वुदांग टाओइस्ट लिनियज का सक्सेसर अभी जिंदा है। यंगसू बचने की कोशिश करता है, लेकिन मुजिन उसे सच बताने के लिए टाइम लिमिट दे देता है। फिर मुजिन अपनी बड़ी सोर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अगर सच में टाओइस्ट हो तो एक स्ट्राइक डॉज कर पाना मुश्किल नहीं होगा। मुजिन सोर्ड स्विंग करता है और तलवार ओल्ड मैन को बीच से छिड़ते छिड़ते हुए निकल जाती है, बस एक बाल की दूरी से। मुजिन का जोर का वार फर्श में एक बड़ा सा डेंट छोड़ देता है। मसाक और एल्डर्स यह देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हुए कि वह फिर से पागल हो रहा है। मुजिन तीनों को चुप रहने को बोलता है और कहता है कि पानी लेकर आओ, उसे उन्हें एक मजाक दिखाना है। पानी आते ही मुजिन सीधे यंगसू को पूरा भिगो देता है। यंगसू फिर भी ऐसे एक्ट करता रहता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वह पूछता है कि क्या क्लैन में लोग एहसान का यही बदला देते हैं। मुजिन बिना जवाब दिए उसकी लंबी दाढ़ी पकड़कर झटका देता है और दाढ़ी तुरंत निकलकर हाथ में रह जाती है। मसाक और एल्डर्स शॉक्ड रह जाते हैं। यंगसू को भी समझ आ जाता है कि अब वह पूरी तरह फंस चुका है। फेक दाढ़ी पकड़ ली गई है। मुजिन उसकी बेइज्जती करता है, कहता है कि दाढ़ी चिपकाई तो अच्छी थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं। अब यंगसू को मुजिन और उसके रिटेनर्स के सवालों का जवाब देना पड़ रहा होता है। मसक पूछता है कि मुजिन का प्लान क्या है इस आदमी के साथ। मुजिन कहता है कि वह यंगसू को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता, शायद उसके हाथ पैर काट दे और उसे यूनक बना दे। यंगसू यह सुनकर घबराकर रो पड़ता है। मुजिन कहता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि तब पैसा कैसे मिलेगा, पर हाथ पैर तो काटने ही हैं। यंगसू जान बचाने के लिए विनती करता है कि उसके जिस्म के पार्ट सलामत छोड़ दिए जाएं। वह वादा करता है कि जितना पैसा उसने लूटा सब वापस करेगा। मुजिन डील मान लेता है, पर कहता है कि लिम्स और मर्दानगी न काटने का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यंगसू डर के मारे कहता है कि वह जितना कहो उतना दे देगा, बस कुछ न काटा जाए। मुजिन डो से पूछता है कि यंगसू ने उससे कितना लूटा था। डू कहता है कि 50 गोल्ड। मुजिन निराश होता है और डू को डांट देता है कि वह इतना बेवकूफ कैसे हो गया कि यंगसू जैसे स्कैमर पर भरोसा कर लिया। डू अपनी सफाई देता है कि उसने सुना था यंगसू एक ग्रेट हीलर है। मुजिन यंगसू से कहता है कि सबसे पहले यह 50 गोल्ड वापस करे। यंगसू कहता है कि पैसा उसके जिनयंग वाले घर में पड़ा है। मुजिन तुरंत बोलता है कि ठीक है, रास्ता दिखाओ। जिनयंग 4 घंटे की दूरी पर है। डू और जो पूछते हैं कि क्या वे साथ चलें, पर मुजिन मना कर देता है, कहता है कि वह अभी ठीक से ठीक नहीं हुआ। वह दोनों को घर पर रहकर सब ठीक रखने का हुक्म देता है। जाते वक्त डू को जो की बेचैनी महसूस होती है। डू जो को तसल्ली देता है कि वह मुजिन पर भरोसा करे। कहता है कि मुजिन अब पहले वाला आदमी नहीं रहा। कुछ देर बाद वे दोनों यंगसू की कैरेज तक पहुंचते हैं। मुजिन कैरेज देखकर हैरान रह जाता है। कैरेज इतनी लग्जूरियस होती है कि तुरंत पता चल जाता है कि यंगसू का स्कैम बिजनेस काफी चल रहा है। अंदर जाकर तो मुजिन और भी शौक हो जाता है। अंदर चमकदार सजावट होती है, कॉटन लाइनिंग, लेदर फिनिश। यंगसू कहता है कि वह बहुत सफर करता है, इसलिए कंफर्ट जरूरी है। मुजिन हंसी दबाते हुए कहता है कि यंगसू स्कैमर होते हुए भी काफी प्रोफेशनल काम करता है। यंगसू झुककर वादा करता है कि अब से सीधे रास्ते पर चलेगा। मुजिन आराम से लेट जाता है और कहता है कि उसे नींद चाहिए। वह बोलता है कि जिनयंग पहुंचते ही उसे जगा देना। यंगसू कहता है कि जरूर, लेकिन अंदर ही अंदर यंगसू बदला लेने का प्लान बना रहा होता है। कुछ घंटे के सफर के बाद कैरेज एक सुनसान जंगल के हिस्से में रुक जाती है। यंगसू कैरेज से उतर जाता है और एक बड़े दिखने वाले आदमी, बैंडिट, से मिलता है। वह बताता है कि मुजिन कैरेज में सो रहा है और उसे बाहर घसीटकर एग्जाम्पल बना दो। आदमी एक्साइटेड होकर हाँ बोलता है। कहता है कि कोई भी टाओइस्ट के बिजनेस से पंगा नहीं लेता। वह कैरेज के अंदर जाता है और सोचते हुए एक बड़ा पंच मार देता है, पर पंच लगने से पहले ही मुजिन पलटकर अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है। मुजिन हल्का सा मुस्कुराता है, कहता है कि ओह, हम पहुंच गए। वह बैंडिट को घूरकर गंदी नजर से देखता है और फिर एक किक से उसे पिट के बाहर उड़ा देता है। यह देखकर यंगसू का मुंह खुल जाता है।
बैंडिट जमीन पर गिरकर समझ जाता है कि मुजिन कोई आम आदमी नहीं है, उसे अब फुल पावर से लड़ना पड़ेगा। मुजिन कैरेज से निकलकर यंगसू से पूछता है कि यह उनका डेस्टिनेशन कब से जंगल हो गया। उसे अब समझ आता है कि यंगसू भी उसका दुश्मन है। यह स्कैमर सिर्फ लुटेरा नहीं बल्कि साजिश रचने वाला आदमी है। मुजिन यह सब पर्सनली नहीं लेता क्योंकि उसे वैसे भी कुछ एक्शन चाहिए था। वह खौफनाक ऑरा रिलीज करता है और बैंडिट लीडर से बोलता है कि चलो दिखाओ कितने काम के हो। लीडर प्रेशर महसूस करता है। वह अपने छिपे हुए साथियों को बुलाता है, कहता है कि सब निकलो, इसे मिलकर मारते हैं। 3 और बड़े आदमी झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं। पता चलता है कि यह जोंगशान के 4 डीमंस हैं। मुजिन एक नजर में देख लेता है कि वे डिमोनिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, पर चुप रहता है। वह उनके वेपन्स देखकर कहता है कि अच्छा है, कुछ वैरायटी तो है, अब उनकी स्किल्स देखने लायक होंगी। फिर वह सीधे लीडर पे स्पीड से झपटता है और उसे उसकी टीम से दूर धकेल देता है। मुजिन एक के बाद एक अटैक करता है। लीडर सिर्फ डिफेंड कर पाता है। टीम समझ जाती है कि मुजिन सिर्फ लीडर को टारगेट कर रहा है। लीडर भी दर्द महसूस करता है। मुजिन के ब्लोज उसके लिए मेज के झटकों जैसे हैं। वह सोचता है कि यह आदमी हैमर की तरह मार रहा है। वह बैलेंस लूज करता है और मुजिन उसके मुंह पर ऐसी किक मार देता है कि उसका चेहरा टूट जाता है। इस समय बाकी तीनों उसके पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी एक्सिस से मुजिन का सिर काटने की कोशिश करता है, पर मुजिन आसानी से बच जाता है और उसके पेट में एक हैवी एल्बो स्ट्राइक मारता है। आदमी चीख पड़ता है। बाकी दोनों मुजिन को पिंसर अटैक में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर मुजिन डॉज करके उन्हें ओवर एक्सटेंड करा देता है। ये ओपनिंग का फायदा उठाकर वह एक को सीधे जमीन पर गाड़ देता है। फिर वह आखिरी आदमी की तरफ बढ़ता है। आदमी अपना वेपन उठाकर ब्लॉक करता है, लेकिन वेपन पल भर में टूट जाता है। मुजिन की तलवार उसे आधा काट सकती थी, पर वह रोक लेता है। आदमी का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो जाता है। फिर मुजिन एक किक मारकर उसे दूर उड़ा देता है। इस तरह मुजिन ने चारों को गिरा दिया। अब वे सब घुटनों पर गिरकर सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। फाइट के दौरान मुजिन को कंफर्म हो गया कि ये लोग डिमोनिक आर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वह हैरान होता है कि सेंट्रल प्लेन्स में डिमोनिक आर्ट्स कैसे आ गई। मुजिन उन्हें जूनियर्स मानता है और अपने जूनियर्स को मारना नहीं चाहता। वह सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तब लीडर चीख कर कहता है कि वे हार मानते हैं और उन्हें बख्श दिया जाए। यंगसू अब समझ जाता है कि उसकी किस्मत खराब है। मुजिन ने जोंगशान के 4 डीमंस को अकेले ही हरा दिया। लीडर स्वीकार करता है कि शुरू के कुछ मूव्स ही देखकर समझ गया था कि मुजिन उनसे बहुत ऊपर है। मुजिन पूछता है कि फिर बेवकूफ़ी क्यों करते रहे। मुजिन कहता है कि वह उनकी जान तो छोड़ देगा, पर उनके कोर्स तोड़ देगा और उनके मेरिडियंस काट देगा। ये सुनते ही लीडर घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि ऐसे बर्बाद मत करो, वे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। मुजिन कहता है कि रोना बंद करो, वैसे भी तुम लोग बूढ़े ही दिखते हो। मुजिन पूछता है कि उन्हें किसने सिखाया। लीडर पहले कंफ्यूज बनने का ड्रामा करता है। मुजिन गुस्से में कहता है कि वह उनके मास्टर का नाम जानना चाहता है। कहता है कि वह उनकी बेकार डिमोनिक एनर्जी देख ही सकता है। लीडर बताता है कि उन्हें अपने मास्टर का नाम ही नहीं पता। मुजिन गुस्से से कहता है कि कैसे डिसाइपल्स हो तुम। लीडर कहता है कि मास्टर ने कभी नाम बताया ही नहीं और बोला था कि उनके किसी और डिसाइपल को मत ढूंढना। मुजिन उन्हें डांट देता है कि चलो बेकार मार्शल आर्ट्स सीखते तो ठीक था, पर बैंडिट्री क्यों की। लीडर तुरंत कहता है कि वे चोर नहीं, वे सिर्फ अपने भाई के बिजनेस में हेल्प करते थे। मुजिन हैरान होता है और कहता है कि तुम लोग यंगसू जैसे स्कैमर की हेल्प करते हो। लीडर कहता है कि उन्हें लगा था कि यंगसू लोगों की जान बचाता है। मुजिन उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद यंगसू की चमचागिरी नहीं करनी, अगर गलत काम करते दिखे तो सीधे मार देगा। फिर वह यंगसू की तरफ मुड़कर कहता है कि उसका बिल अब और बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस का चार्ज अलग। यंगसू की हालत खराब हो जाती है। कैरेज वापस चल पड़ती है। 4 डीमंस रास्ता चलते ही समझ जाते हैं कि मुजिन एक सही मायने में मास्टर स्तर का आदमी है। वे कैरेज का पीछा करते हैं और उसे रोक देते हैं। मुजिन हैरान होता है कि कैरेज क्यों रुकी। बाहर आकर देखता है कि चारों घुटनों पर बो कर रहे होते हैं और उसे बॉस बुला रहे होते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी लॉयल्टी सरेंडर कर रहे हैं और मौत तक मुजिन को फॉलो करेंगे। वे मुजिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें अपना डिसाइपल बनाए, पर मुजिन सोचता है कि ये चारों जरूर मार पिटाई की वजह से गलत सोच रहे हैं और वह उन्हें इग्नोर करता है। पर चारों ओर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि वे अभी भी यंग हैं और चाहते हैं कि मुजिन उनकी देखभाल करे। मुजिन हैरान होता है क्योंकि उनकी अगली शक्ल देखकर उसे लगा था कि ये सारे बूढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें।